जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों आज आप लोगों की जो क्लास चलेगी वो क्लास चलेगी तुगलक वंश पर। इससे पहले हमने खिलजी वंश को पढ़ा था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के सारे जो करैक्टर थे उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आज आपका तुगलक वंश है और तुगलक वंश स्टार्ट कर रहे हैं। तुगलक वंश के प्रशासन और जो भी कार्य किए महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी पॉइंट बनेंगे आपके तुगलक वंश से संबंधित, आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला, जिसका जो प्रमुख शासक था उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से लेकर 1325 तक इसने तुगलक वंश के ऊपर दिल्ली पर शासन किया। लगभग 5 वर्ष इसने शासन किया और गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की नींव रखी, तुगलक वंश की स्थापना की। गियासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। किससे? गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। पहले इसका नाम गाजी मलिक था और जब इसने तुगलक वंश की स्थापना की तो तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद इसका नाम गियासुद्दीन तुगलक पड़ गया और इसको लोग गियासुद्दीन तुगलक के नाम से अधिक जानते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो गियासुद्दीन तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक ने अन्य शासकों की अपेक्षा बहुत समाज से लेकर कार्य किए, जिसमें बहुत सारे कार्य हैं। तो जितने भी कार्य हैं उनको देखते हैं। तो पहला कार्य देखिए गियासुद्दीन तुगलक का क्या था कि नहरों का निर्माण करवाया। किसका? नहरें बनवाई, नहरों का निर्माण करवाया, जिससे जो किसान लोग हैं उनको अपनी कृषि करने में दिक्कत ना आए। नहरों का निर्माण इसने सिंचाई के लिए करवाया। किसके लिए? सिंचाई के लिए करवाया नहरों का निर्माण। अच्छा, उसके बाद देखिए तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ये भी आपके गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। जो भी व्यक्ति वीडियो को देखते हैं सब लोग कमेंट में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और सभी लोग क्लास को शेयर करें। तो देखिए, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक के समय में क्या हुआ कि जो मुगलिया थे, तो मंगोलों ने क्या किया कि गियासुद्दीन तुगलक पर यानी दिल्ली सल्तनत पर 29 बार आक्रमण किया मंगोलों ने, जिनको गियासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया। 29 बार मंगोलों को पराजित किया। 29 बार मंगोलों को पराजित करने वाला शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को पराजित किया और मंगोलों को पराजित करने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, जो कि मलिक उल गानी के नाम से इसने उपाधि धारण की। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद शाह द्वारा, देखिए, मोहम्मद शाह द्वारा दान में दी गई भूमि, मोहम्मद शाह द्वारा दान में दी गई भूमि को इसने वापस कर लिया। जो कि मोहम्मद शाह, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसके द्वारा जो भूमि दी गई थी दान में, उस भूमि को इसने वापस कर लिया। और उस भूमि को वापस क्यों किया कि किसी भी शासन की अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए उसके पास धन की आपूर्ति होनी चाहिए। अगर धन की कमी होती है किसी भी शासक के पास, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार और साम्राज्य को अच्छी तरह से नहीं चला सकता। इसीलिए जो मोहम्मद शाह था, खिलजी वंश का अंतिम शासक, उसके द्वारा जो भूमि दान में बांट दी गई थी, उस भूमि को गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि वापस ले लिया। सभी लोगों से उस भूमि को वापस ले लिया। मोहम्मद शाह द्वारा दान में दी गई भूमि वापस कर ली गई। अब उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक चलता है बंगाल और बिहार की तरफ। तो बंगाल और बिहार से जीतने के बाद जब वो वापस आ रहा था, तो वापस आते समय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया।
एक लकड़ी का महल बनाया जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक को आने के लिए आकर्षित किया, आमंत्रित किया। तो गियासुद्दीन तुगलक जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के उस लकड़ी के बनाए हुए मकान में आया, उस किले में आया, उसी समय वो किला, जो लकड़ी का किला था, वो किला टूट गया और उसमें दबने से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। देखिए मृत्यु कब हुई इसकी, तो 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल से गिरने से इसकी क्या हुई कि मृत्यु हो गई। इसके बाद जो अंतिम शासक बनता है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर 1352 ईस्वी तक शासक रहा और इसको हम शॉर्ट में MBT के नाम से भी जानते हैं। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसके नाम से भी जानते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक बनने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूरी सल्तनत काल में, दिल्ली शासन के पूरे सल्तनत काल में जितने भी शासक बने अभी तक, उनमें सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। लेकिन इसमें पढ़ा लिखा होने के बावजूद पागलपन के लक्षण थे, और उन पागलपन के जो लक्षण थे वो कैसे सिद्ध हुए, तो उनको देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा और सबसे विद्वान था, लेकिन ये मूर्ख भी था। अच्छा, मूर्ख होने के इसके जो कारण हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो देखिए, इसने सबसे पहले कुछ अभियान चलाए, कुछ योजनाएं बनाई। और योजनाएं क्यों बनाई? इसने अपनी जो पढ़ा लिखा था, ये अपनी बुद्धिमान को दर्शाने के लिए इसने जो योजनाएं बनाई, वो जितनी भी योजनाएं इसने लागू की वो सारी की सारी योजनाएं विफल हो गई। और योजनाओं के विफल होने के कारण इसको लोग मूर्ख बोलने लगे। जो भी लोग थे वो इसको सारी योजनाओं के विफल होने के कारण सब लोग मूर्ख शासक बोलने लगे। तो इसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसने एक योजना बनाई और इस योजना को इसने लागू किया। तो इसकी योजना थी कर वृद्धि। इसने जो कर वृद्धि थी, तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए और अधिक अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसने कर में वृद्धि की, जिससे कि इसके पास अधिक धन आए और अधिक धन आने के बाद ये उस धन का प्रयोग अपने साम्राज्य में कर सके और अपने साम्राज्य को अच्छी तरीके से लालन पालन कर सके। लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले जैसे ही इसने कर वृद्धि स्टार्ट की, तो कर वृद्धि के समय ही क्या हुआ कि उस समय दिल्ली सल्तनत में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, कृषि में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ बिल्कुल भी, और कुछ भी उत्पादन न होने के कारण क्या हुआ कि इसका जो प्लान था वो प्लान फेल हो गया। यानी कि जो कर की वृद्धि थी वो अकाल एवं प्लेग, और उसी समय एक प्लेग की बीमारी अकाल पड़ने के कारण वहाँ जब लोग भूखे प्यासे रहने लगे तो उन लोगों को बीमारी ने घेर लिया और वहाँ पर जो प्लेग की बीमारी थी वो फैल गई, जिससे उसकी ये योजना विफल रही। और उस समय ये जो कर लेता था 1/3 कर चल रहा था। जो इससे पहले वंश था खिलजी वंश, उसने जो कर स्टार्ट किया था 1/3, उसको इसने 1/2 कर दिया। और 1/2 करने के बाद उस समय अकाल पड़ गया और इसकी ये पहली योजना विफल हो गई। उसके बाद इसकी रही दूसरी योजना। दूसरी योजना कौन सी रही कि इसने क्या किया कि दिल्ली से राजधानी, उस समय राजधानी थी दिल्ली, तो दिल्ली से राजधानी को इसने हटाकर और ये ले गया देवगिरी। देवगिरी यानी कि दौलताबाद, ये अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया। अच्छा, दौलताबाद ले गया वो अच्छी बात है, लेकिन इसने क्या किया कि दौलताबाद ये अकेला खुद जाता और तो ये वहाँ पर सक्षम हो पाता, सफल हो पाता इस अभियान में। लेकिन जितने भी लोग थे, इसके कार्यकर्ता लोग जितने भी थे, उन सबको ये और वहाँ पर रहने वाले जो निवासी थे दिल्ली सल्तनत के, उन सबको लेकर कहाँ पहुँचा? ये दौलताबाद। अब जैसे ही वो वहाँ दौलताबाद पहुँचा, उसके बाद फिर इसको मालूम पड़ा कि दौलताबाद से तो दिल्ली ही ठीक है। तो ये दौलताबाद से फिर दोबारा वापस लौटा और कहाँ आ गया? दिल्ली में। तो खुद गया, सारी प्रजा को ले गया, अपने कार्यकर्ता थे उनको ले गया। अब देखिए, यहाँ से ले गया
तो रास्ते में जो भी इनके पास खाना पूर्ति थी वो ख़त्म हो गई और लौटते टाइम ख़त्म हो गई। अब और इनका जो समय था वो आने जाने में ही खर्च हो गया। खर्च होने के बाद इनकी जो कृषि की अर्थव्यवस्था थी, इनकी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई कि जो लोग थे वो आने जाने में व्यस्त रहे और कृषि पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनकी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो गई। तो इस कारण से इसकी जो दूसरी योजना थी, दूसरा अभियान था, ये भी इनका यहाँ से विफल हो गया। उसके बाद तीसरा है मौद्रिक परिवर्तन। कौन सा? मौद्रिक परिवर्तन। अब आप देखिए मौद्रिक परिवर्तन में उस समय सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, उस समय सोने और चांदी के सिक्के चल रहे थे, लेकिन इसने क्या किया कि अन्य धातु को लेकर और उसके सिक्के बनाकर और चालू कर दिए, बाज़ार में चालू कर दिए। लेकिन वो लोकल सिक्के थे, जो धातु थी वैसी ही कोई और धातु ले ली इसने, तो उस धातु पर इसने मोहर लगाकर और सिक्कों को चालू कर दिया। लेकिन अगले ही दिन और कुछ समय बाद क्या होता है कि इसकी जो प्रजा थी, प्रजा ने अपने ही घरों में और सिक्के छापना स्टार्ट कर दिए। अब इसने जैसे ही सिक्कों को छापना स्टार्ट किया प्रजा ने, तो बाज़ार में लोकल सिक्के आ गए और जो सामान था वो जो इसकी प्रजा थी वो ले गई। अब जब लोकल सिक्के आ गए तो उन सिक्कों को लेकर जब व्यापारी और दुकानदार इसके पास आए तो इसने क्या किया कि इसके पास जो चांदी और सोने के जो सिक्के थे वो दे दिए और वो सिक्के ले लिए कि चलो हमसे ये गलती हो गई है, हम आपको ये ओरिजिनल सिक्के देते हैं और ये सिक्के लेते हैं। इससे इसके पास से सारे के सारे सिक्के सोने और चांदी के चले गए और इसकी अर्थव्यवस्था और ख़राब हो गई। ये इसका तीसरा अभियान रहा, ये भी इसका विफल हो गया। उसके बाद रहा इसका चौथा अभियान जिसका नाम है खुरासान आक्रमण। इसने खुरासान पर आक्रमण किया, एक सेना बनाई जो कि मध्य एशिया के कुछ लोग थे, उनकी इसने क्या किया कि सेना बनाई और उनको पहले से ही 1 साल का वेतन दे दिया। 1 साल का किसी को, 1 साल का किसी को, 2 महीने का किसी को, 3 महीने का। इस तरह से क्या किया, जो इसने टुकड़ियां बनाई युद्ध के लिए, खुरासान पर आक्रमण करने के लिए, तो उनको इसने पहले से ही पैसे दे दिए और युद्ध के समय वो लोग नहीं आए और पैसे भी लेकर भाग गए। तो इसकी स्थिति और ख़राब हो गई और यहाँ से इसका ये भी जो अभियान था वो असफल रहा। तो इस तरीके से इसको लोग मूर्ख कहते थे। पढ़ा लिखा था, योजना भी बनाता था, लेकिन योजना बनाने के बाद योजना ऐसी बनाता था कि इसकी एक भी योजना सफल नहीं हुई, सारी की सारी योजनाएं असफल रहीं पूर्ण रूप से, बिल्कुल। तो बिल्कुल तरीके से ये इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई। और अगर किसी भी व्यक्ति की अगर इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति ख़राब होती है तो उसका पलटाधार हो जाता है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी एक मोरक्को, अफ्रीका का, ये जो मोरक्को देश है अफ्रीका में पड़ता है, तो अफ्रीका का एक निवासी था जिसका नाम है इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता, जो कि 1333 ईस्वी में इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की उसने और वो भारत आया। अब देखिए ये उस विदेशी व्यक्ति से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उस विदेशी व्यक्ति को कुछ समय बाद ही क्या किया कि दिल्ली का काजी बना दिया। काजी वो व्यक्ति होता है जैसे जो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के नीचे जैसे मंत्रिपरिषद कार्य करती है, जिस तरीके से मंत्रिपरिषद कार्य करती है उसी तरीके से उस समय इस शासक के नीचे और कौन? काजी कार्य करते थे। तो इस विदेशी व्यक्ति को इसने क्या किया कि काजी बना दिया और काजी बनाने के कुछ ही समय के बाद इसको दूत बना दिया और दूत बनाकर कहाँ भेज दिया? चाइना में। दूत बनाकर इसको चाइना में भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने और किस विदेशी यात्री को दूत बनाकर और दूसरे देश में भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर और चीन के अंदर भेजा था। उसके बाद एक इब्न बतूता की बुक है जो बहुत फेमस है, रहला एक पुस्तक है जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है कि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से जो दक्षिणी भारत है आपका, तो दक्षिणी भारत में जो विजयनगर और बहमनी,
जो साम्राज्य थे, तो उस समय हरियर बुक्का 2 भाई थे। इन्होंने क्या किया कि हरियर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक से और विजयनगर को अलग करा लिया और विजयनगर की स्थापना कर दी। तो मोहम्मद बिन तुगलक से हरियर और बुक्का ने 1336, ये जो डेट है इसको याद रखें, 1326 में विजयनगर की स्थापना कर दी। किसने? हरियर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक से। जो मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे में था कौन? हरियर और जो विजयनगर साम्राज्य कब्जे में था, तो उस साम्राज्य को हरियर बुक्का ने उनसे अलग कर दिया उससे, और विजयनगर की स्थापना कर दी। उसके बाद हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की 1347 में स्थापना कर दी। यानी कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को और मोहम्मद बिन तुगलक से अलग करा लिया, उसको भी स्वतंत्र करा दिया और उसकी स्थापना कर दी। उसके बाद आता है नेक्स्ट शासक, जिसका नाम है फिरोज बिन तुगलक, जिसे हम फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं। तो फिरोज बिन तुगलक को देखते हैं। फिरोज बिन तुगलक ने क्या किया? इनको शॉर्ट में FBT के नाम से भी जानते हैं। इसका शासनकाल 1351 से लेकर और 1388 ईस्वी तक रहा। देखिए, जो फिरोज बिन तुगलक है, तो फिरोज बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, यानी कि चाचा का बालक था और आगे चलकर यही शासक बनता है। तो देखिए, चचेरा भाई है, इसके पिता का नाम हज्जब था, ठीक है, इनका ये पुत्र था, और MBT का ये चचेरा भाई था फिरोज बिन तुगलक। तो सल्तनत काल का अकबर, फिरोज बिन तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। क्यों कहते हैं अकबर? कि ये बहुत विद्वान था। ये मूर्ख था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज बिन तुगलक था, ये विद्वान था। जैसे मुग़ल समय में जो आपका अकबर था, तो अकबर के हिसाब से अकबर विद्वान था, उस तरीके से ये अकबर की तरह ही सोचता था, तो इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। और ये कल्याणकारी शासक भी था। ये प्रजा के हित में बहुत सोचता था, अपने और अपने परिवार के हिसाब से ये प्रजा के बारे में अधिक सोचता था, तो इसीलिए इसको एक कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। इस शासक ने कुछ कर व्यवस्था है, तो कर से कुछ नियम है इसके, उनको हम समझते हैं कि कर व्यवस्था में क्या किया कि 24 कर थे, 24 करों को इसने क्या किया कि बंद कर दिया। 24 कर जो फालतू के कर थे, जो प्रजा पर लगाए जा रहे थे, उन करों को मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने फिरोज बिन तुगलक ने बंद कर दिया और अपनी तरफ से 4 अन्य कर लगा दिए, जिसमें पहला कर है आपका जजिया कर। जजिया कर क्या है? जजिया कर जो हिंदू लोग थे उनसे लिया जाता था, जो गैर मुसलमान लोग थे उनसे जजिया कर को वसूलते थे। और दूसरा कर है आपका ज़कात, और ज़कात कर को मुसलमानों से लिया जाता था। इसने यही गलत कर दिया कि हिंदुओं से कर अलग और मुसलमानों से कर अलग। इसको ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जो भी कर लगाना वो सेम सारी प्रजा पर एक समान कर को लागू करना था, लेकिन इसने क्या किया कि जजिया कर मुसलमानों से नहीं लिया और ज़कात कर मुसलमानों से लिया, और जजिया कर हिंदुओं से लिया और ज़कात कर मुसलमानों से लिया। उसके बाद तीसरा कर है खम्स। तो जो खम्स कर है, खम्स कर में क्या होता था कि युद्ध से लिया हुआ हिस्सा, यानी कि जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद वहाँ से अगर इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, तो जीतने के बाद जो भी धन, जो भी कमाई होती थी, उस कमाई को राजा 1/5, देखिए जैसे ये एक हिस्सा हो गया, टोटली आपका धन हो गया, इसमें से 1/5 हिस्सा कौन लेता था? राजा। और 4/5 हिस्सा कौन लेता था? प्रजा। ये इनकी कर व्यवस्था थी कि इतना कर आप लोगे और इतना कर हम लेंगे। तो फिरोज बिन तुगलक ने क्या किया कि 1/5 कर ये लेता था और 1/4 कर अपनी आर्मी को दे देता था। तो ये इनकी कर व्यवस्था रही। उसके बाद नेक्स्ट है खिराज। जो खिराज कर है, ये भी एक लगान है जो कि भूमि पर लिया करते थे ये लोग, भूमि कर है खिराज। और देखिए उसके बाद में जो फिरोज बिन तुगलक है, इसको दास रखने का बहुत शौक़ था।
ये दासों को इतना पसंद करता था, तो दास रखने का इसको बहुत शौक था। तो इसके समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। 1,80,000 दास इसके पास रहते थे, जिनको हम दीवाने ए बंदगान के नाम से जानते हैं। जो देखिए, जो दास होते थे, उन दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग बना दिया, एक पद बना दिया, जिसको दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। किसको? दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। जो विभाग ये दासों के ऊपर था, तो ये लोग दासों की देखभाल करते थे। उसके बाद क्या होता है कि इसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए। FBT ने बहुत सारे कार्य किए, और इसने जो भी कार्य किए वो सारे के सारे कार्य प्रजा के हित में किए। इसने एक अस्पताल का निर्माण करवाया, जिस अस्पताल को हम दारुल सफ़ा कहते हैं। दारुल सफ़ा यानी कि दांतों का अस्पताल। यहाँ अगर प्रजा के किसी भी व्यक्ति को दांतों में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ आकर और फ्री में अपना इलाज करवा सकता है। तो इसने एक अस्पताल की स्थापना की, एक अस्पताल बनवाया, जिसको दारुल सफ़ा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसने कईयों बहुत सारे नगरों की स्थापना करवाई, जिसमें फिरोजाबाद है, जौनपुर है, हिसार है। तो ऐसे कईयों नगर की स्थापना करवाई। लगभग इसने ऐसा माना जाता है कि 300 नगर की स्थापना की। लगभग 300 नगरों की इसने स्थापना की। जैसे ये इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण हैं। हिसार हो गया, फिरोजा कोटला हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोजाबाद है, जौनपुर है। जो जौनपुर है ना, तो इसका जो बड़ा भाई था जौना खां, तो जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना इसने करवाई। और उसके बाद देखिए, एक ग्रंथ था संस्कृति ग्रंथ, और संस्कृति ग्रंथ का इसने जो ट्रांसलेट करवाया फारसी में। तो फारसी भाषा में संस्कृति ग्रंथ का फारसी में ट्रांसलेट कराया। किसने? फिरोज बिन तुगलक ने। और सिक्कों पर खलीफा का नाम, इसने खलीफा के नाम से सिक्कों को चलाया। किसने? फिरोज बिन तुगलक ने। और जो अशोक के समय जो मेरठ और टोपरा के अंदर जो स्तंभ लगाए गए थे, उनको मेरठ और टोपरा से स्तंभों को लाकर और दिल्ली में लगवा दिया। मेरठ टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया और दिल्ली में स्थापित करवा दिए। इसके बाद फिरोज बिन तुगलक के बाद अंतिम शासक आता है, और जिसका नाम है क्या? नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक हुआ, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। और आक्रमण करने के बाद यहाँ से जो तैमूर लंग का सेनापति था, जिसका नाम है खिज्र खां, खिज्र खां को तैमूर लंग ने क्या किया कि यहीं पर दिल्ली, लाहौर और मुल्तान ऐसे क्षेत्रों को सौंप दिया। किसे? खिज्र खां को। और दिल्ली को 15 दिनों तक लूटा, और लूटने के बाद जो भी धन की प्राप्ति हुई, उस धन को लेकर तैमूर लंग यहाँ से भाग गए और अपने सेनापति खिज्र खां को यहाँ ये सारी चीज़ें साम्राज्य को सौंप गए। सौंपने के बाद आगे चलकर क्या हुआ कि खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की, और यहाँ से तुगलक वंश आपका समाप्त होता है, और जो सैयद वंश है वो आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए, अंतिम शासक रहा आपका नासिरुद्दीन। और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जिसका सेनापति था खिज्र खां, और खिज्र खां को दिल्ली, लाहौर सौंप दिया। सौंपने के बाद यही आगे चलकर सैयद वंश का संस्थापक बना। इसी ने सैयद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, ये रही आपकी आज की क्लास, जो कि तुगलक वंश से संबंधित थी। और आप सभी लोग जीके के कुछ लगाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाई कुमार गौतम सर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका इंस्टाग्राम आईडी है, तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि जीके बाई कुमार गौतम सर के नाम से है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको करंट के क्वेश्चन, जीके, जीएस और भी जो भी
आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।